अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 173 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे कि बजीज़ का केज साइज़ कितना होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो क्या होता है, कितना बड़ा आप रख सकते हैं, और कम से कम केज कितना होगा तो बजी ब्रीड करेगा। तो आज हम बात करेंगे बजी के केज साइज़ की, यानी कि बजरी का जो पिंजरा है वो कितना बड़ा होना चाहिए ब्रीडिंग करवाने के लिए। बजीज़ के केज का साइज़ कम से कम कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, क्या हम स्टैंडर्ड साइज़ से बड़ा साइज़ केज का दे सकते हैं बजीज़ को, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी ओपिनियन ले लीजिए, यानी कि मेरा जो अपना आइडिया है वो ले लीजिए। मेरे हिसाब से मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों को होता है यार वहाँ तो ये लिखा हुआ था, तो भाई वहाँ जो भी लिखा हुआ था अभी सुन लो। पहले लिखा हुआ भी बताऊँगा, जो मेरे माइंड में वो भी बताऊँगा। तो मेरे हिसाब से बजीज़ का जो ब्रीडिंग केज साइज़ है वो कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 1.5 बाय 2 लाजमन होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई भाई पूछते हैं कि क्या 1.5 बाय 1.5 में बजी ब्रीड कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। 1.5 बाय 1.5 जो है वो 8 खानों वाला जो पिंजरा आता है उसमें एक केज का साइज़ 1.5 बाय 1.5 होता है, इसलिए लोगों का सवाल अक्सर 1.5 बाय 1.5 से वाबस्ता होता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो 1.5 बाय 1.5 में ऑलरेडी ब्रीड ले रहे होंगे और उन्होंने मटकी भी अंदर लगाई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। और ब्रीड आती है, ऐसा नहीं है कि ब्रीड नहीं आती, ब्रीड आ रही होगी उनके पास, कई सालों से आ रही होगी। लेकिन याद रखें कि बजी की ब्रीडिंग में 1.5 बाय 1.5 फुट का खाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो जितने भी हज़रात 1.5 बाय 1.5 फुट में मटकी अंदर से लगा के ब्रीडिंग ले रहे हैं बजीज से, तो भाई अगर आप अपना केज का साइज़ चेंज नहीं कर सकते, अगर आपकी मजबूरी है, तो कम से कम ऐसा कर लें कि बॉक्स ही बाहर से लगा लो यार। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि 1.5 बाय 1.5 फुट के खाने में बजीज़ को कभी भी मोशन लग सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ख़राब हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि छोटे साइज़ केज के छोटे साइज़ होने की वजह से बजीज़ को मोशन कैसे लग सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पेट उसी वक्त ख़राब होता है जब बंदा स्ट्रेस में होता है, या तो बंदा जब स्ट्रेस में होता है उस वक्त पेट ख़राब होता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब पेट में कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उस वक्त पेट ख़राब होता है। ये दो ही वजूहत होती हैं, इंसानों में भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि बैक्टीरिया तो बड़े पोर्शन के केज में भी आ सकता है और छोटे पोर्शन के केज में भी आ सकता है, तो बैक्टीरिया है। लेकिन छोटे केज के साइज़ में क्या होता है कि बजीज़ जो हैं इनको फुदकने की बहुत आदत होती है। बजीज़ जो है वो फास्ट परिंदों में से एक हैं। फास्ट परिंदे क्या होते हैं, जो तेज़ी से फ्लाई करते हैं एक डंडी से दूसरी डंडी पे। वो परिंदे जो फुदकते हों ज़्यादा, उनको फास्ट बर्ड कहा जाता है। जैसे फिंचेस है, फुदकती रहती है हर वक्त। बजीज़ हैं, ये फुदकते रहते हैं हर वक्त, शोर मचाते रहते हैं। लव बर्ड है, ये फुदकते रहते हैं हर वक्त। तो ये फास्ट बर्ड्स में से आते हैं। जबकि आप कॉकटेल को ले लें तो वो फास्ट बर्ड में नहीं आता। कॉकटेल जो है वो काफ़ी देर तक एक जगह पे बैठा रहता है और बहुत कम बॉडी मूवमेंट है उसकी बनिस्बत। अगर आप उसको मैच करवाएं, कंपेयर करवाएं बजीज़ के साथ या फिर लव बर्ड के साथ, इनकी एक्टिविटी बहुत हाई है, बजी की एक्टिविटी बहुत हाई है। तो जिस बर्ड की एक्टिविटी बहुत हाई हो, अगर आप उसको छोटा पिंजरा दे दें तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो बर्ड एक जगह पे बैठा रहता है, जिसकी वजह से उसको मोशन लग सकते हैं। और एक बार बजीज़ को मोशन लग जाए तो बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। 50% के चांस होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं और अपने दोस्तों की बात करूं तो बजीज़ में अगर हमारे पास कोई इक्का दुक्का पीस को मोशन लग जाते हैं तो हम उसको फौरी तौर पे साइड पे कर देते हैं और उसका इलाज करते रहते हैं। अगर वो सही हो जाता है तो ठीक है, वरना उसको दे देते हैं किसी को बगैर पैसे लिए, या फिर वो पीस मर जाता है। और जो पीस मर जाता है उसकी कहानी वहीं से ख़त्म हो जाती है, उसका खाता क्लोज़ हो जाता है और जितने बाकी बजीज़ हैं वो अपना काम करते रहते हैं। ये इंसानों जैसी मिसाल है कि कोई इंसान अगर फौत हो जाता है तो ठीक है, उसका अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन उसके बाद दुनिया नहीं रुकती। इसी तरह किसी एक बर्ड के मरने से आपका ब्रीडिंग सेटअप नहीं रुकता, ना आप रोकते हैं, और अगर आप रोक रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब आ जाते हैं कम से कम साइज़, जो मैंने बताया था आपको 1.5 बाय 2 फुट। क्या 1.5 बाय 2 फुट का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है बजीज़ के लिए? देखें, ये कम से कम साइज़ है, इसको बिल्कुल परफेक्ट आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ब्रीड करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम 1.5 बाय 2 फुट आपके पास होना चाहिए। 1.5 बाय 2 फुट हो और बॉक्स जो है वो बाहर से लगा हुआ हो। याद रखें कि मटकी से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है बॉक्स में आता है। मैंने तो ये तजुर्बा आजमा लिया है, क्योंकि बहुत सालों पहले मैं मटकी में ब्रीड करवाया करता था, लेकिन जब से मैंने बॉक्स लगाए हैं, बॉक्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे तक भी हम पलवा सकते हैं आराम से एक पेयर से। एक तो मटकी जो है वो छोटी होती है, और अगर आप ज़्यादा बड़ी ले भी लें तो मटकी का जो मुंह है, सुराख जो है वो काफ़ी करीब होता है। अक्सर क्या होता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मटकी में तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे जो है वक्त से पहले कूद जाते हैं नीचे, और जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकते हैं। मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है कि अमूमन जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनके जो होल होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, बेसमेंट से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो उससे ये होता है कि बजीज़ के बच्चे जब तक पूरे बड़े नहीं होते, तैयार नहीं होते, तब तक वो उस पर चढ़ नहीं पाते, और ज़ाहिर है जब चढ़ नहीं पाएंगे तो वक्त से पहले कूद भी नहीं पाएंगे।
तो बॉक्स से बच्चा तभी बाहर निकलता है जब पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। अब मेरा बताया हुआ जो कम से कम साइज़ है 1.5 बाय 2 फुट, ये ऐसा साइज़ है कि जितने भी कराची में, पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जितने भी ब्रीडर हैं वो यही साइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हों वही सही हो, मगर फिर भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने बजीज़ को अच्छे से रखा हुआ है, उनकी खिलाई पिलाई अच्छी है, तो फिर ये मेरा बताया हुआ कम से कम साइज़ बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए ब्रीड करवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है और आप जगह अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ये भी सुन लीजिए कि बजीज़ का जो केज साइज़ है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हम एक बजी के पेयर को ब्रीडिंग करवाने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम बड़े से बड़े केज में ब्रीड करवाना चाहते हैं तो हम कितना बड़ा साइज़ दें, तो ऐसे सवाल कौन लोग करते हैं? ऐसे सवाल वो लोग करते हैं जिनके पास जगह बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, या फिर जिनके जो लोग क्वालिटी पर काम कर रहे होते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने बहुत हाई क्वालिटी की यानी कि बहुत महंगी म्यूटेशंस रखी होती हैं बजीज़ के अंदर। ऐसा सवाल वो लोग भी करते हैं। और वो लोग जो क्वालिटी पे काम कर रहे हों या कम परिंदे रखना चाह रहे हों, यानी कि संभाल नहीं सकते ज़्यादा, तो हम कम रख रहे हैं लेकिन क्वालिटी के साथ रख रहे हैं और अच्छे केजेस के साथ रख रहे हैं, तो अमूमन ऐसे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि भाई मैक्सिमम केज साइज़ जो है वो 1.5 बाय 3 फुट होता है, और ये वो साइज़ है जो मैं कॉकटेल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे ये साइज़ बहुत अच्छा लगता है बजीज़ के लिए भी। और बजीज़ इसमें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ा अगर आप साइज़ बजीज़ को देंगे तो वो बजीज़ जो है वो खेलने कूदने में ही मस्त रहेंगे पूरा दिन, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होगा इतनी बड़ी जगह पे। तो वो एक पेयर जो है पूरा दिन फुदकता रहेगा इधर से उधर, और ब्रीड थोड़ा सा वो लेट कर सकता है आपके पास। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कॉलोनी ब्रीडिंग में क्या होता है, जब बजीज़ को हम कॉलोनी में छोड़ते हैं तो वहाँ क्या चक्कर चलता है, उसका उस टाइम केज का साइज़ कितना होना चाहिए, कॉलोनी के लिए कितना होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी किसी एक बात को दूसरी बात से मैच मत किया करें। कॉलोनी ब्रीडिंग बिल्कुल ही एक अलग सिनेरियो है, उसकी अलग कंडीशंस होती हैं। कॉलोनी जब भी स्टार्ट करते हैं बजीज़ की ख़ास करके, तो बहुत सोच समझ के स्टार्ट की जाती है और बहुत देखभाल के, क्योंकि अगर आपने कॉलोनी ठीक से नहीं बनाई या सोच समझ के उसमें कॉलोनी में चेंजेस नहीं किए तो आपकी कॉलोनी जो है वो आपस में लड़ सकती है, परिंदे आपके ज़ाया हो सकते हैं, बच्चे आपके ऑस्ट्रेलियन के मर सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बजीज़ की जो ब्रीडिंग है वो कॉलोनी में बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो अच्छी उसी वक्त आती है अगर आपने कॉलोनी बहुत सोच समझ कर बनाई हो। तो अगर आपने कॉलोनी में कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और आपने डायरेक्टली बस दे मार 4.5 कर दिया, तो वो बजीज़ की कॉलोनी में चलता नहीं है, आपकी पूरी कॉलोनी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए कॉलोनी का टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैं वो अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अभी जितनी भी मैंने वीडियो बताई है पूरी की पूरी, ये सारी पेयर बाय पेयर जिन लोगों ने सेपरेटली ब्रीड करवाई होती है उनके लिए बताई है। क्योंकि जो लोग म्यूटेशंस पर काम करते हैं या बजीज़ के अंदर कोई एक्स्ट्रा हाई म्यूटेशन पे जाते हैं या महंगी नस्ल पर जाते हैं बजीज़ के अंदर, तो वो लोग कॉलोनी में ब्रीड नहीं करवाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास होगोरोमो है तो आप कभी भी कॉलोनी में नहीं छोड़ेंगे उनको, क्योंकि होगोरोमो से सेपरेटली ब्रीड ली जाती है। होगोरोमो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल बजीज़ के हिसाब से, तो कॉलोनी हमेशा जो है वो सिंपल बजीज़ की बनती है, ताकि अगर उसमें कुछ इक्का दुक्का मसले भी आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। जितने भी महंगे पेयर आते हैं बजरी में वो हम सेपरेट पेयर बाय पेयर ब्रीड करवाते हैं, ताकि उन पे हम सेपरेटली ध्यान रख सकें और उनकी सेपरेटली जो है वो रीडिंग ले सकें कि कौन सा पेयर कितने बच्चे दे रहा है, कितनी औसत आ रही है, ये सारी चीज़ें। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉलोनी की ब्रीडिंग में ऐसी क्या बात है जो ये 2 लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, या ये इतना लंबा क्या एक्सप्लेन करना चाहेगा कॉलोनी में। देखिए मेरी बात सुने, हमेशा मैंने बचपन से लेकर आज तक परिंदे रखे हैं। मैंने बचपन में बहुत नुकसान किया, जब मैंने नया नया परिंदों का काम स्टार्ट किया या ब्रीडिंग लेना स्टार्ट की, तो मैंने बजीज़ भी रखे थे, फिंचेस भी रखी थी, सब कुछ रखा था। चूँकि उस वक्त नॉलेज ना होने की वजह से, इंटरनेट का रिवाज बहुत कम था, यूट्यूब पर परिंदों की वीडियो भी बहुत कम लोग डाला करते थे, चैनल भी नहीं थे इतने ज़्यादा। तो उस वक्त क्या होता था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं तो फिर भी छोटा बच्चा था, तो जितना नुकसान और पैसा टाइम मैंने बर्बाद किया उस टाइम पर मैं आपको बता नहीं सकता। और याद रखें कि मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि एक हारा हुआ आदमी जो है वो बहुत काम का होता है। कभी भी किसी से एडवाइस लेनी हो तो एक हारे हुए आदमी से लेना, ठीक है। तो मैं उनसे पूछता था कि हारे हुए आदमी से मतलब, उन्होंने कहा कि हारा हुआ आदमी जो होता है ना, उसको पता होता है कि वो क्यों हारा था, तो वो तुम्हें वो वजूहात बता देगा कि मैं इन वजह से हारा था, तो तुम उस चीज़ को देख के सतर्क हो जाना कि जो इसने किया था वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जीता हुआ आदमी जो है ना वो कभी बता नहीं सकता कि वो क्यों जीता था, क्योंकि लोग बाई चांस भी जीत जाते हैं, बाई लक भी जीत जाते हैं, लेकिन हारने वाले आदमी को सब पता होता है कि वो हारा क्यों था और जीतने वाला जीता क्यों था। तो उससे अच्छी एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। आज मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी मैं बात करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगती होंगी, कुछ लोगों को मेरे से ज़्यादा मालूमात हो सकती है जो लोग मुझे देखते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, ना मैं दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी गलतियों से सीखा है, अपने टाइम से सीखा है। कहते हैं ना कि हालात इंसान को सिखाते हैं। अगर आपके हालात जो है ना आपको 2 चीज़ों में डाल सकते हैं, या तो आपको मजबूत कर देंगे आपके हालात, या फिर आपको कमज़ोर कर देंगे। अब ये पहचानना आपने है कि क्या मैं मजबूत हूँ
या मैं कमज़ोर हूँ। और मुझे भी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये सोच कर देखा करें, पहले ये डिसाइड कर लें अपने माइंड में कि आप मुझे क्या समझते हैं। क्या मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, या मैं जीता हुआ आदमी हूँ, या मैं कमज़ोर आदमी हूँ, या मैं तेज़ आदमी हूँ। पहले ये डिसाइड कर लें और उसके बाद ही मेरी बातों को फॉलो किया करें, क्योंकि मैं सीखते वक्त किसी को भी देखता नहीं हूँ। यानी कि जब मैं सीख रहा होता हूँ तो मैं छोटे बच्चों से भी सीख लेता हूँ, बड़ों से भी सीख लेता हूँ। हर तरह के बंदे से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और वो सारी बातें सीखने के बाद मैं ख़ुद से एवेल्यूएट करता हूँ, उनको अप्लाई करके उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि क्या मैंने जो बातें सीखी हैं वो सही हैं भी या नहीं। फिर मेरी एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है। इसीलिए मैं रिसर्च करता रहता हूँ बर्ड्स के ऊपर। कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। वो इसलिए कहा जाता है कि पहले सुन लो ताकि पता चल जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बाद अपने तरीके अपनाओ। वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।